morning everyone. Myself Mrs. Preeti Tiwari. Welcome to my class. And today we are going to start History Class 7 Chapter 2 New Kings and Kingdoms. फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे न्यू किंगडम्स के और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जो चेंजेस आए, न्यू रिलीजन्स कैसे उनका जन्म हुआ, उनके बारे में देखा था. एंड नाउ हम इस चैप्टर में जो नए किंग्स थे और किंगडम्स थे उनका जन्म कैसे हुआ ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो लेट स्टार्ट द चैप्टर. न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और उनके राज्य. मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th century. 7th century के बाद से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे नए नए राज्यों का, नए नए साम्राज्यों का जन्म हुआ था. ये जो मैप 1 है ये हमें सबके बारे में बता रहा है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में 7th से 12th सेंचुरीज के बीच में कौन कौन से नए राज्यों का जन्म हुआ. I want to tell you about subcontinent. The word subcontinent हमने इस एरिया के लिए यानी भारत के हिस्से के लिए यूज़ किया है. तो सबकॉन्टिनेंट का मतलब होता है मतलब उपमहाद्वीप जिसको हम बोलते हैं, लेकिन हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये 3 तरफ से पूरा समुद्र से घिरा हुआ है. दूसरी चीज़ इस एरिया में उस समय में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तिब्बत का कुछ हिस्सा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सारा जो म्यांमार से लगा हिस्सा है, ये सभी के सभी भारतीय महाद्वीप का एक उपमहाद्वीप का एक हिस्सा थे. इसीलिए इसे एज अ सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है. और उस समय में आप देखिए ये यहाँ पे रेड कलर से जो लाइन से आउटलाइन की गई है और बीच में कुछ ग्रीन कलर से दिया हुआ है, ये कुछ साम्राज्य हैं जो उस समय में उनका जन्म 7 से 12th सेंचुरीज के बीच में हुआ, जिनमें चाहमनास, गुर्जर प्रतिहारास, परमारास, चंदेलास, पालास, राष्ट्रकूटास, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ये कुछ साम्राज्य थे, नए राज्य थे जो कि उस समय में हमारे भारत में इमर्ज हुए. चलिए अब देखते हैं कि ये किसके कंट्रोल में थे और कौन यहाँ के राजा थे और कैसे इनका इमर्जेंस हुआ. द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज बाय 7th century. By the 7th century there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. हमारे 7th century के आसपास हमारे भारत में बहुत सारे बड़े बड़े ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स थे और वॉरियर्स थे, चीफ थे जो हमारे भारत के कुछ क्षेत्रों में थे. एग्जिस्टिंग किंग्स इवन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंतास. राजा इन्हें एज सामंत की तरह रखा करते थे, मतलब राजा के साथ ही काम करते थे, लेकिन ये राजा के सामंत के रूप में उस समय में काम किया करते थे. They were accepted to bring gifts for their kings over landlords, be present at their courts and provide them with military support. कई बार राजा से ये इन्हें गिफ्ट मिलता था और ये राजा को बहुत सारे मिलिट्री सपोर्ट और बहुत सारे कोर्ट आदि काम ये राजा के लिए किया करते थे और राजा को मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे. एज सामंतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ. और धीरे धीरे ये हुआ कि राजा से ये बहुत सारा धन भी लेते थे, एज अ गिफ्ट लेते थे, है ना. तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे इनको पावर भी मिलती चली गई और ये बहुत अमीर भी होते चले गए. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंत. इसके बाद जैसे जैसे ये बड़े हो गए वैसे वैसे ये महासामंत होते चले गए और महामंडलेश्वर भी ये कहलाने लगे थे. द ग्रेट लैंडलॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ अ रीजन, यानी उस पूरे रीजन के एक बहुत ग्रेट लॉर्ड ये बन गए थे, धीरे धीरे बढ़ने लगे. समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स. तो कुछ समय तक तो इन्होंने क्या किया, राजा के अंडर पे काम किया और जब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगे तो ये इंडिपेंडेंट होने लगे, मतलब ये उस राज्य के राजा से अलग हो गए, इनका रीजन इन्होंने अलग कर लिया और खुद उसके राजा बन गए. One such instance was that of the राष्ट्रकूटास in the Deccan. ये वाला जो हमारा डेक्कन एरिया है, ऐसा ही एक हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, नाउ क्लियरली नोन राष्ट्रकूटास. ये जो एरिया है हमारा राष्ट्रकूटास, और ये जो पिंक कलर का जो ब्राउन सा पिंक में जो कलर में आप देख रहे हैं, इस एरिया को हम डेक्कन कहते हैं. मतलब ये डेक्कन प्लेट्यू है ना, वो डेक्कन का हिस्सा है. उसमें राष्ट्रकूटास ही एक ऐसे मतलब ग्रुप के रूप में ऊपर आए थे. इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. धीरे धीरे उसी समय में
चालुक्यास जो थे वो भी कर्नाटका में हो गए। इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्ग, मिड 8th सेंचुरी के समय में दंती दुर्ग जो थे वो एक राष्ट्रकूटास के चीफ थे। उन्होंने ओवरथ्री किया अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को और परफॉर्म्ड करने लगे रिचुअल्स हिरायना। आपको बता दें ये हिरायना जो कहना चाहिए एक प्रथा थी पुराने समय में कि अगर लिटरली द गोल्डन वॉव मतलब सोने के गर्भ जिसको हम कह सकते हैं, व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म, ये एक ऐसा रिचुअल था जब ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता था विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, जो ब्राह्मण होते थे वो इस रिचुअल को पूरा करवाते थे। इट वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एज क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ। अगर जैसे कि पहले के समय में होता था जो क्षत्रिय घराने में जन्म होता था वही राजा बनता था, लेकिन अगर जो व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है और वो राजा भी बनता था तो एक जो अपना हिरायनरा जो गर्भ जो था वो एक रिचुअल था, उस रिचुअल को परफॉर्म अगर करते थे तो अगर वो क्षत्रिय में उनका जन्म नहीं भी हुआ है तो भी ये उस परफॉर्म को करके राजा बन सकते थे एज अ गोल्डन वॉ, मतलब सोने के गर्भ से उनका रीबर्थ हुआ है ऐसा। In other cases, men from enterprising families used their military skill to carve out kingdom. ऐसे कुछ केसेस हुए जिसमें कुछ फैमिलीज थी, उन्होंने अपने मिलिट्री स्किल को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे बढ़ाया और उसको किंगडम को अपने अंडर में कर लिया था। फॉर इंस्टेंस द कादम्ब और मयूर शर्मन जो थे, गुर्जर प्रतिहारास और हरिचंद्र वर ब्राह्मणास हु गेव अप दियर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस। ये जो कुछ थे मयूर शर्मन हुए, कादम्ब मयूर शर्मन, गुर्जर प्रतिहारा के हरिचंद्र, ये ब्राह्मण थे और बाद में इन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया और धीरे धीरे ये अपने कर्नाटका और राजस्थान के अलग अलग, मतलब जो थे जो मयूर शर्मन थे वो कर्नाटका के और जो हरिचंद्र थे वो राजस्थान के, अलग अलग उन्होंने रिस्पेक्टिवली अपना अपना राज्य बना लिया। बाय बर्थ वो एक ब्राह्मण थे जबकि क्षत्रियों का उस समय में राज्य हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, अब राज्य में प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी? Many of these new kingdoms adopted high sounding titles. उस समय में क्या होता था, ये जो नए राजा बन रहे थे तो ये बहुत ही साउंड, ऐसे जो हाई साउंड होते हैं ना वैसे टाइटल इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे महाराजाधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग, मतलब महाराजाओं के भी राजा, है ना, त्रिभुवन चक्रवर्ती, जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा सीरियल्स वगैरह में जो अपन देखते हैं, चक्रवर्ती सम्राट पधार रहे हैं ऐसा बोलते हैं, और महाराजाधिराज की उपाधि, जो ऐसे बड़े बड़े जो टाइटल्स थे वो टाइटल इन्होंने लिए थे। अब जैसे त्रिभुवन चक्रवर्ती जिसको बोलते हैं, पुराने समय में 3 भुवन कहा जाता था, धरती, आकाश और पाताल, है ना, तो मतलब ये ऐसा क्लेम करते थे कि धरती, आकाश और पाताल में हमसे बड़ा राजा कोई है नहीं, मतलब उन सब का, तीनों राज्यों का, जैसे रावण बोलता था अपने आप को कि हम त्रिलोक विजयी हैं, जस्ट लाइक त्रिभुवन चक्रवर्ती, ऐसे मतलब ग्रेट टाइटल्स ये लोग अडॉप्ट करते थे। They often shared power with their samantas as well as with association of peasants, traders and brahmanas. ये क्या करते थे अपनी, जैसे ये भी तो सामंती थे कुछ समय तक, तो ऐसे ही ये अपनी पावर को भी शेयर करते थे सामंत के साथ में, पीजेंट्स के साथ में, ट्रेडर्स के साथ में भी, और व्यापारियों के साथ भी, और ब्राह्मणों के साथ भी। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर obtained from the producers, that is peasants, cattle keepers, artisans. peasants मतलब जो किसान हुआ करते थे, काश्तकार, कैटल कीपर्स मतलब जो चरवाहे थे, जो जानवरों को पाला करते थे वो लोग, और आर्टिशंस मतलब जैसे पॉटर हो गए, सुनार हो गए, लोहार हो गए, इनको आर्टिशंस कहा जाता था। हु वर ऑफन परस्यूडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। बदले में इनको क्या करना होता था कि जैसे अब आर्टिशन है, घड़े बनाता है, सोनार है, सोना का आइटम बनाता है, या जो भी लोहार लोहे के कुछ आइटम बनाता है, तो ये राजा के पास जाकर, मतलब राजा के लिए जब काम करते थे तो ये अपना वर्क एज अ वर्क मतलब उनके यहाँ काम किया करते थे। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड
एज रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन द लैंड। बाद में फिर क्या हुआ, जैसे अब राजा ने हमारा कुछ काम किया, राजा के अधीन पे जो हम टैक्स पे करते हैं, जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं ना, वैसे ही ये लोग, राजा टैक्स लेता था। तो ये लोग जो थे आर्टिशंस हुए, पीजेंट्स हुए, जैसे किसान है उसने अपने यहाँ से गेहूँ या चावल जो भी उसके घर पे हुआ वो पहुँचा दिया। कैटल क्लिपर्स ने घी मक्खन जो भी उसके पास है या वो सब पहुँचा दिया। बात करें आर्टिशन की तो जैसे लोहार है, उसने कुछ लोहे का काम हो रहा है वो महलों में वो कर दिया। सोने हैं, सुनार है, उसने गहने बनाकर दे दिए। इस टाइप का काम करते थे। धीरे धीरे बाद में इसको एज अ रेंट कहा जाने लगा, जो कि उस लैंड के बदले में राजा लिया करता था। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और जो व्यापारी थे उनसे भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। 400 टैक्सेस, सोचिए लगभग 400 टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे जो राजा लिया करते थे। 400 से ज़्यादा टाइप्स थे टैक्स के। The inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for the different kinds of टैक्सेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो थे तमिलनाडु में, जो इंस्क्रिप्शन मिला है, इंस्क्रिप्शन मतलब जो लेख मिले हैं, उनमें चोलाज जो राजा थे वो 400 अलग अलग तरीके के टैक्स लिया करते थे। मोस्ट फ्रिक्वेंटली जिसमें सबसे ज़्यादा क्या था, टैक्स एज वेटी। जो वेटी टैक्स था वो टेकन नॉट, इसमें क्या था, कैश नहीं लेते थे लेकिन एज अ फोर्स लेबर, जैसे हमने बताया ना लोहार है तो वो कुछ काम कर दिया, एज अ फोर्स लेबर राजा के घर पे जाके काम करेंगे। और था एक कदमई। कदमई मतलब लैंड रेवेन्यू, मतलब उसमें लैंड रेवेन्यू देते थे। ये दो जो थे वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली लिए जाते थे, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, जैसे अब घर बना लिया, घर का निर्माण किया, उसका भी टैक्स देना पड़ता था। द यूज़ ऑफ लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज़, जो पाम ट्रीज़ जो थे, जैसे खजूर के पेड़ थे या अलग जो जिनसे वो उनको कुछ प्रोड्यूस मिलता था, तो उनमें जो लैडर क्लाइम करने के लिए वो यूज़ करते थे, उसका टैक्स देना पड़ता था। तो सोचिए 400 अलग अलग तरीके के टैक्स थे, तो कितने सारे टैक्स रहे होंगे। फैमिली प्रॉपर्टी का टैक्स भी था। धीरे धीरे इनमें से कुछ टैक्स तो आज भी लिए जाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत सारे थे जो कि अब कम हो गए हैं। These resources were used to finance the king's establishment. ये जो रिसोर्सेज थे ये यूज़ किए जाते थे राज्य के बढ़ने में, राज्य का निर्माण करने में, as well as for the construction of temples and forts. यहाँ तक कि इन जो टैक्सेस जो कलेक्ट होते थे इनका इस्तेमाल किया जाता था टेम्पल के बनाने में और किलों के बनाने में। They were also used to fight wars. इनमें से तो कुछ वॉर फाइट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे क्योंकि हथियार लाने की ज़रूरत पड़ती थी। विच वर इन टर्न एक्सेप्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूल्स। मतलब कुछ तो इनमें से ऐसे थे जो वेल्थ थे एज अ प्लंडर के फॉर्म में रहते थे, मतलब जैसे कोई सामान है उसके फॉर्म में ले लिया करते थे। और जो ट्रेड रूट्स थी, मतलब जो रास्ते थे व्यापार, मतलब यहाँ से लेके जैसे नागपुर जाना है तो उसमें कितना टोल टैक्स आते हैं रास्ते में, तो हम वो भी टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को। सेम वैसे ही तो जो ट्रेड करने के लिए जो रूट्स थे जहाँ से वो आते जाते थे उसका भी उनको टैक्स देना होता था। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली एंड पोजिशंस वर ऑफन हेरिडिटरी। हेरिडिटरी पोजीशन मतलब होता था जैसे राजा है, राजा का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, ऐसे ही कुछ पोस्ट जो थी है ना रेवेन्यू कलेक्ट करने की, वो जो पोस्ट भी थी वो भी हेरिडिटरी थी, मतलब वंशागत थी। मतलब जैसे अगर एक रेवेन्यू कलेक्टर कोई हुआ है तो उसका बेटा भी बाद में वही पोस्ट उसके बेटे को मिलेगी, फिर उसके बेटे को मिलेगी, इस तरीके से ये भी चलती थी। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। ऐसा आर्मी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग्स हेल्ड दिस पोजीशन। और बहुत से केसेस में तो ऐसा होता था कि राजा के जो सगे संबंधी होते थे है ना, घर पे चाचा हुए, भाई हुआ, जो भी इस टाइप के जो संबंधी हुआ करते थे, ज़्यादातर इस टाइप की जो पोस्ट थी वो उनको ही दी जाती थी। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति की मीनिंग होती है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर बखान करना। और
लैंड ग्रांट्स मतलब ज़मीन से जो मिलते थे वो क्या थे, लैंड ग्रांट्स क्या थे, मतलब भूदान जिसको बोलते हैं वो क्या था। प्रशस्तिज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति जो डिटेल प्रशस्ति में होती थी वो ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य घटनाओं पे आधारित थी। घटनाएं तो सत्य होती थी लेकिन ये पूरी की पूरी जो प्रशस्ति थी ये सच हो ज़रूरी नहीं होता था। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट themselves एज valiant victorious warriors. For the example, these were composed by learned brahmanas who occasionally helped in the administration. देखिए, ये जो प्रशस्ति लिखने वाले थे ये लर्न्ड ब्राह्मण हुआ करते थे, मतलब जो पढ़े लिखे ब्राह्मण उस समय में थे जिनको लिखना पढ़ना आता था, एक तो वो हुआ करते थे। दूसरी चीज़ वो क्या करते थे, राजा के बारे में, उसके विजयी के बारे में, यानी उसने जितने युद्ध जीते उसकी जो बढ़ा चढ़ाकर जो प्रशंसा की जाती थी वो ये लोग लिखा करते थे, जो ओकेजनली उनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प किया करते थे राजा को। तो स्वाभाविक सी बात है जब इतनी प्रशंसा उसमें लिखी जाएगी तो राजा को खुश करने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा पे प्रशंसा किए जाते थे। तो कहना चाहिए ना, बहुत अतिशयोक्ति उसमें इस्तेमाल की जाती थी जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई का बखान किया जाता था, इसलिए वो कहा नहीं जा सकता कि वो पूरी तरीके से सच होगी। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट, हमने अभी देखा नागभट्ट जो थे, अचीवमेंट और प्रशस्ति नागभट्ट के बारे में भी लिखी गई है, जो कि यू रीड अबाउट प्रशस्ति इन द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता, लास्ट ईयर हमने पढ़ा है। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत, एक प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई है जो ग्वालियर में मिली है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, डिस्क्राइब करती है द एक्सप्लोट्स ऑफ नागभट्ट। नागभट्टा के मतलब प्रतिहारा का जो किंग था उसके बारे में बहुत बड़ाई से बड़ाई लिखी गई है, जो आप देख सकते हैं कि वो आंध्र का किंग था और सिंधव का भी था, सिंध जिसको बोलते हैं, कुछ पार्ट विदर्भ जिसको महाराष्ट्र का पार्ट बोलते हैं, कलिंग जिसको उड़ीसा का पार्ट बोलते हैं, है ना, उन सब का वो राजकुमार था। इसके बाद उन्होंने विक्ट्री किया किसके ऊपर, चक्र युद्ध के ऊपर, जो कन्नौज के राजा थे। इसके बाद उन्होंने किसको हराया, वांग देश में जो वांग थे उनको हराया, जो बंगाल के राजा थे। आंध्र के भी गुजरात के भी कुछ पार्ट को हराया, और अनर्थ जो गुजरात के थे, मालवा के जो मध्य प्रदेश में हैं उसके भी कुछ को हराया। किरात जो कि फॉरेस्ट पीपल थे उन पर भी इन्होंने विजय हासिल की थी, और तुरुक्ष जो थे तुर्किस्तान के उन पे भी, वत्स जो थे, मत्स्य जो थे जो कि नॉर्थ इंडिया में जो राज्य था। मतलब ये कि इनकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी उसमें। मतलब जो आम नागरिक हैं उनके बीच में राजा की क्या बात चल रही है, क्या पोजीशन है, राजा के बारे में आम जनता क्या सोचती है, इसके बारे में इन्होंने प्रशस्ति में नहीं लिखा। प्रशस्ति में सिर्फ राजा की बड़ाई और अच्छाई ही लिखी जाती थी। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट ऑफ लैंड। अब इसके बदले में जब लिखते थे ब्राह्मण लोग तो उनके बदले में राजा क्या करता था, लैंड उनको ग्रांट करता था, मतलब लैंड उसको भूदान किया करता था। देयर वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, ये देखिए ये एक ऐसी कॉपर प्लेट्स है, इन पर लिख कर कि यहाँ से यहाँ तक की इतनी भूमि मैं इस ब्राह्मण को दान कर रहा हूँ, जो कि रिसीव जो भी करता था उसके पास एज अ रिकॉर्ड ये रखा करते थे। क्यों रखते थे कि मान लो अगर उनके पास रिकॉर्ड नहीं होगा, पीढ़ी चेंज हो जाएगी, राजा चेंज हो जाएगा, मान लो राजा ने उनसे लिया तो ये एक तरीके से सबूत होता था, रजिस्ट्री जैसे अभी कराते हैं कि ज़मीन हमारी है, उस समय में ये मतलब ये कॉपर प्लेट्स होती थी जिसमें वो बताया करते थे कि हमारा ये लैंड राजा ने हमें दिया है। What was given with the land? अब लैंड के साथ और क्या दिया जाता था? This part of the Tamil section of a land grant given by चोलास। ये कुछ पार्ट है चोलास ने जिन्होंने लैंड दिया है तमिल सेक्शन का, वहाँ का है ये। We have demarcated of boundaries of the land by making earthen or embankments as well as planting thorny bushes. This was what the land contains: fruit bearing trees, water, land gardens or orchards, trees, wells, open space, pasture land, a village, ant hills, platforms, canals, ditches, rivers, silt laden land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes. ये इतने रूप में उन्हें लैंड ग्रांट्स किया करता था।
ही हु रिसीव द लैंड, और वह व्यक्ति जो लैंड रिसीव करता था, लैंड कलेक्ट करता था टैक्सेस इन सभी में से। ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय जडिशियल ऑफर्स एज फाइन्स, वो जो न्यायाधीश के जो ऑफिशियल होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उनसे एज अ फाइन भी वो कलेक्ट कर सकता था। द टैक्स ऑन बीटल लीव्स दैट ऑन वोवन क्लॉथ, टैक्स जो था बीटल की जो लीव्स होती थी उन पर भी लिखा जाता था, और जो बुने हुए कपड़े रहते थे उन पर लिखा जाता था। एज वेल एज ऑन व्हीकल्स, जो व्हीकल्स जो होते थे उस समय में इस्तेमाल किए जाते थे, मतलब जो रथ वगैरह होते थे उन पर भी टैक्स लगता था। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम, वो बड़े कमरे भी बना सकता था। विथ अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, जो बेक्ड ब्रिक होती है ईंट की, उनसे भी अपर स्टोरी बना सकता था। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल डग, बड़े छोटे वो कुएँ खुदाई करवा सकता था। ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थ्रोनी बुशेज इफ़ नेसेसरी, वो पेड़ पौधे भी लगा सकता था, थ्रोनी बुशेज अगर उसे ज़रूरत है। ही कैन गेट कैनल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए वो एक नहर का निर्माण भी कर सकता था। ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, उसको ये भी संकेत दिया जाता था कि वो इंश्योर करे कि वाटर वेस्ट ना हो। और द एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट, मतलब बीच बीच में से बराज जो बीच में से बनाते हैं ना कैनल जैसे, वो बना सकें ताकि पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। जिस लैंड को उनको ग्रांट किया गया है उस पूरे लैंड के साथ ये जिम्मेदारियां भी उनको दी जाती थी। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of the king who ruled over Kashmir. अब ये तो रही प्रशस्ति और इनसे संबंधित लिखी हुई बात। अगर हम बात करते हैं तो 12th सेंचुरी में एक ऐसी संस्कृत की पोएम का संग्रह मिला जो कि कश्मीर के बारे में, जिन्होंने राजाओं ने कश्मीर में रूल किया उनके बारे में ये लिखा गया है। इट वॉज कंपोज बाय द ऑथर कल्हण। कल्हण ने राज तरंगिनी, यहाँ पे उसमें नाम नहीं दिया हुआ है, हम आपको नाम बता देते हैं। जो कश्मीर के बारे में कल्हण ने जो कविताओं का या पोएम का संग्रह लिखा था संस्कृत में, उस रचना का नाम था राज तरंगिनी। और उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ सोर्सेज थे, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस। उन्होंने वो उसमें क्या किया था, इसमें राजा की प्रशस्ति अकेले नहीं थी, इसमें उन्होंने पूरे कश्मीर के बारे में लिखा था। वहाँ के इंस्क्रिप्शन में उसने पूरा पढ़ा, उसने जितने डॉक्यूमेंट्स थे उनकी स्टडी किया, फिर लिखा। आई विटनेस मतलब जो जिन्होंने आंखों देखी जो बातें हैं, जो गवाह हैं, सबूत हैं, उनसे मिला, उनके अकाउंट लिए। इनके बाद अर्लियर हिस्ट्री को भी स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने इस कहना चाहिए ग्रंथ को लिखा। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज, जैसे कि राइटर्स जो प्रशस्ति के राइटर हुआ करते थे वो ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज। ही वन ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, कई बार जो राजा ने गलत किया उसके बारे में भी उसने क्रिटिकली आलोचना भी की है, और उनकी पॉलिसीज़ जो अच्छी नहीं थी, जिन पॉलिसीज़ से जनता में क्रोध था, गुस्सा था, उन पॉलिसीज़ के बारे में भी उन्होंने इसमें लिखा। So enough for today students. In our next video we will continue our study warfare for wealth. warfare for wealth, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।